सुप्रभात। आज की कक्षा में हम सब अनुनासिक और अनुस्वार की पुनरावृत्ति करेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं, आइए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले कि ऐसा हम मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हम स्वरों के साथ लिखते हैं अंग और अह, जैसे कि अ आ ई उ ए ओ और अंग अह। अंग का प्रयोग जो है अनुस्वार इसके साथ ही स्वर वर्णों के साथ ही लिखा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो है इनकी लिखने की यही परंपरा रही है। परंतु अनुस्वार जो है वह स्वर नहीं होता। भले ही ये स्वर वर्णों के साथ लिखा जाए, परंतु वास्तव में अनुस्वार जो है वह स्वर नहीं होता। और इस साथ साथ ये व्यंजन भी नहीं होता, न स्वर होता है और न व्यंजन होता है। अर्थात अंग का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा प्राणवायु हमारी नासिका से निकलती है। यानी कि जब हम हमारी जो नाक से अगर हवा निकले किसी वर्ण का उच्चारण करने में, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण स्वरों की अपेक्षा, इनका उच्चारण जो है स्वरों की अपेक्षा ज़ोर से किया जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से किया जाए उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और उसको लिखने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं। इनको लिखने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गंदा लिखा गया है, ग के ऊपर बिंदु, और इसी को अनुस्वार कहते हैं। इसी प्रकार मंद शब्द है, मंद शब्द में भी ऊपर बिंदु का प्रयोग किया गया है, ये है अनुस्वार। उसी प्रकार मंगल में आप देखिए, मंगल में भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जब हम किसी भी वर्ण को नासिका से माने जब हम किसी वर्ण के उच्चारण में नासिका का प्रयोग करते हैं, यानी नासिका से जब प्राणवायु निकलती है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है। प्राणवायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आप देखिए चार, चांद, आँख, पाँच आदि, ये जो है ये अनुनासिक कहे जाते हैं। इनको जब हम लिखते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि एक सिरोरेखा के ऊपर चंद्रमा का निशान लगा के इसमें बिंदी लगाते हैं। चंद्र बिंदु इसे कहते हैं हम, चंद्र बिंदु। प्रयोग में हम इसको चंद्र बिंदु के रूप में पहचानते हैं। अब हम जो है इसके बारे में अभी आप जैसे इसके साथ साथ हमारे इसमें ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अनुस्वार और जो अंत में अंग और अह है ना, अनुस्वार और विसर्ग ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इसीलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। इन्हें अयोगवाह का नाम दिया गया है। अब हम कुछ अनुस्वार और अनुनासिक के लगे हुए शब्दों के बारे में जानेंगे, इन पर चर्चा करेंगे अभ्यास के रूप में। जैसे अनुस्वार के रूप में अगर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वर्णमाला में स्वरों के पश्चात इन दो अयोगवाहों में ये आता है अंग और अह। अब जैसे आप पहला शब्द आपको बता रहे हैं, जैसे कि संरचना। संरचना शब्द है, ये अनुस्वार है, संरचना ये शब्द है। अब इसको अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे बना है। अब जैसे स है और प्लस अंग है, ठीक है, और र है, फिर अ है, फिर च,
फिर अ, फिर न, फिर आ। इस तरह से शब्द बना संरचना। अब संचार शब्द देखिए आप, संचार, संचार। इसमें आप अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा स प्लस अंग और प्लस च और आ और र और अ। ये है संचार शब्द। इसी तरह से आप देखिए संवाद। संवाद यदि हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, स प्लस अंग प्लस वो प्लस आ प्लस द और फिर अ। ऐसे ही संगम। संगम में भी स प्लस अंग प्लस इसमें ग प्लस अ और उसके बाद म प्लस लिखेंगे अ। अब आप देखिए इसमें आपका संचार में स प्लस अंग प्लस च प्लस अ प्लस अ य प्लस अ। इसी तरह से संवाद शब्द जब हम लिखेंगे, संवाद, तो हम क्या करेंगे, स प्लस अंग प्लस च प्लस अ प्लस य प्लस अ। ये शब्द है, ये बना। अब इसमें जो है अंग के अलग अलग रूप है। कहीं पे ये सारे अंग जो है न के द्योतक नहीं है। कहीं पे जैसे अब संरचना में अंग में अ और न है, ठीक है। संवाद में यहाँ पे जो आपका शब्द है संचय। संचय में क्या है, न है। और इसके बाद जो है संगम में अंग है। संगम जो शब्द है, संगम शब्द एक आपको हमने बताया थोड़ी देर पहले, तो संगम में ङ है। तो ये जो अंग का जो विविध रूप है, इनकी विविधता के कारण इनके कारण ही इनके नियम अलग अलग बने हुए हैं। जैसे कि अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण जैसे य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण है। और ह्रस्व ऊष्म वर्ण यानी श स स ह, ये जो व्यंजन है इनके पूर्व आने पर अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होता है। ये एक नियम इनका बना हुआ है कि अगर अंतस्थ वर्ण यानी कि य र ल व और ऊष्म वर्ण यदि स श स ह के पूर्व यदि आए तो अनुस्वार में आने पर इनमें अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आपको एक शब्द बताएं, कंगाल, कंठ, कंकाल, खंड, और ये जो शब्द है यहाँ पे जैसे कंगाल शब्द है, कंगाल शब्द है, कंगाल। फिर अगला शब्द है कंठ, कंठ शब्द है, ठीक है, कंठ शब्द है। फिर कंकाल शब्द है, इसमें कंकाल शब्द है। हाँ, इसके बाद जो है इसमें छंद शब्द है। हाँ, और मंद, संशोधन, संयुक्त, गंदा, देश, हंस, संसार, ये सारे जो शब्द हैं इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है आपको ये बता दें, नासिक के वर्णों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है। नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं? सभी नासिक के व्यंजन का उच्चारण साथ भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का होता है। जैसे कि इसके लिए जो है लिपि चिन्ह है। जैसे कहीं पे क का पंचम वर्ण यानी ङ, और च का पंचम वर्ण यदि यानी य, और ट ठ ड ढ का पंचम वर्ण है ण, और त थ द का पंचम वर्ण है न, और उसके पश्चात प फ ब का पंचम वर्ण है
म। तो इनका रूप अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अंक अंक लिखेंगे अगर, तो ये यहाँ पे अंग और क, ठीक है। अंक अगर आप लिखते हैं तो अंग और क। ऐसे ही गंगा आप लिखेंगे तो गंगा में भी यहाँ पे अंग और ग, ठीक है। तो ये पंचम वर्ण है। और इसी तरह से यदि आप चंचल लिखते हैं तो च इया च ल, ये वर्ण जो है ये च छ ज झ का पंचम वर्ण है। इसी तरह यदि आप ठंडा लिखते हैं ठंडा, तो ये वाला लगेगा, ये ट ठ ड का पंचम वर्ण लगेगा। अब आप यदि लिखते हैं कि पंथ, पंथ यदि आप लिखते हैं तो ये न पंचम वर्ण इसका लगेगा, ठीक है। पंथ इन्हीं के स्थान पर आपका ऐसे जैसे चंद आप लिखते हैं तो चंद के लिए भी पंचम वर्ण लगेगा न, ठीक है। अब आप देखिए कंपन, कंपन शब्द है। कंपन शब्द में भी इसी तरह से इन पंचम वर्णों का प्रयोग हम करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये आपका इसमें कंगाल शब्द है। यहाँ पे जो है कंगाल शब्द में, क्योंकि ये क वर्ग का है इसीलिए अंग का यहाँ पे प्रयोग हुआ। इसी तरह से अंक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंग का प्रयोग हुआ। गंगा में क वर्ग का है इसीलिए अंग का प्रयोग हुआ। चंचल में य, क्योंकि ये च वर्ग का पंचम वर्ण है। इसी तरह ठंडा में ये ट वर्ग का पंचम वर्ण है। यहाँ पे ये पंथ जो है ये यहाँ पे ये जो है त वर्ग का पंचम वर्ण है। और यहाँ पे भी त वर्ग का पंचम वर्ण है। यहाँ पे प वर्ग का पंचम वर्ण है। यहाँ गंभीर में भी प वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ऐसा है हिंदी में, हिंदी के जो बदलते रूप हैं उन रूप को उनके सरल उनको बनाने के लिए, उनके सरलीकरण के लिए, उनके सरलीकरण के उद्देश्य से अब ये नियम बदल गया है। और अब नियम बन गया है कि भिन्न भिन्न नासिक के बदले केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। इसका रूप, इस रूप में हम लोग अब जो है ये पंचम वर्ण का प्रयोग न करके अब हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। सब में अनुस्वार का, जैसे कंगाल है तो अनुस्वार का हमने प्रयोग किया। कंठ है में इसमें भी अनुस्वार का। और इसी तरह से कंकाल में पंथ, इसमें अनुस्वार का प्रयोग करके अंक लिखेंगे। गंगा में भी अनुस्वार का प्रयोग करके गंगा लिखते हैं। चंचल में भी अनुस्वार का प्रयोग करके चंचल लिखते हैं। और ठंडा में भी अनुस्वार का प्रयोग करके हम ठंडा लिखते हैं। इस पंथ में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है, चंद में भी, कंपन में भी और गंभीर में भी। अब हम इन पंचम वर्णों के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग ही करते हैं। अब इसके पश्चात जो है अब हम लोग अनुनासिक के बारे में जानेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक जिसका कि उच्चारण हम हमेशा मुंह और नाक से, दोनों तरफ मुंह और नाक से की मदद से करते हैं। जैसे जब प्राणवायु मुंह और नाक दोनों से निकले तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक। हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु का निशान लगाते हैं। जब यह शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी रहती है, जब ऐसा होता है कि किसी शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी हो, कोई स्वर की मात्रा लगी हो, तो ऐसे में हम अनुनासिक का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अनुस्वार वहाँ पे हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे जिन शब्दों में हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, के प्रयोग के बारे में जानेंगे। अब जैसे बांसुरी अगर लिखना हो
तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आइए ये जानते हैं। अब हम कुछ अनुस्वार का प्रयोग करते हुए शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं अंबर। अंबर का प्रयोग हम लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, इसको जो है ऊपर बिंदी लगा के लिखेंगे अंबर। जैसे कि अगर अंबर शब्द है तो ठीक है, ठंडा, ठंडा शब्द है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ठंडा, ठीक है। चंदन, चंदन शब्द है तो हम इसको क्या लिखेंगे, चंदन। ऊपर ये सब अनुनासिक का अनुस्वार का प्रयोग हम कर रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग करके हम लिखेंगे। फिर कंस शब्द है तो हम इसको अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, करके कैसे लिखेंगे, कंस, ठीक है। अब अगला है कालांतर। कालांतर, कालांतर शब्द का अगर हम प्रयोग करें कालांतर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर हाँ, यहाँ कंकड़ शब्द है, अगर कंकड़ शब्द है तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कंकड़, ठीक है, कंकड़ ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। अगर हमको खंड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, खंड को हम लिखेंगे ख ऊपर अनुस्वार और फिर ड। फिर कंपन यदि लिखना हो, कंपन को हम कैसे लिखेंगे, कंपन ऊपर बिंदी लिख के प और न। फिर संदेश, संदेश शब्द है तो संदेश के लिए हम लिखेंगे ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और फिर लिखेंगे श। अब दंडित शब्द है, दंडित शब्द में हम ऊपर अनुस्वार लगा करके दंडित लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला शब्द है इसमें धंधा। धंधा शब्द है, धंधा, तो धंधा में हम कैसे लिखेंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे और लिखेंगे धंधा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी में पंचम वर्ण है। जैसे देखिए म पंचम वर्ण है, अण पंचम वर्ण है, न पंचम वर्ण है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम करते हैं ऐसे, हाँ, तो ये पंचम वर्ण है और उसके बाद ये भी पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है। यहाँ पे संदेश, संदेश शब्द में न का प्रयोग हम करते हैं संदेश लिखने के लिए, ये भी पंचम वर्ण है और जब हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार का यहाँ पे हम प्रयोग करके लिखेंगे। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं कि कैसे पंचम वर्ण के बाद इसको अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे कि आप लिखेंगे अगर बंदर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग करके। इसी तरह से आप संभव, संभव शब्द है तो संभव शब्द को हम लिख सकते हैं ऊपर बिंदी लगा के संभव, ठीक है। चंचल शब्द है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चंचल, चंचल शब्द है, अब इसको हम लिखेंगे च बिंदी लगा के चल, ठीक है। उसके बाद छंद, छंद शब्द है, छंद शब्द को हम लिखेंगे छ पे बिंदी लगा के द। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे संबंध शब्द है, संबंध, आप यहाँ देखिए इसको हम आजकल ऐसे लिखते हैं, हम इसमें आधा द आधा म नहीं लिखते हैं, बल्कि ऊपर अनुस्वार लगा के संबंध शब्द लिखते हैं।
फिर आप कंठ शब्द देखिए, कंठ, कंठ शब्द है तो कंठ शब्द को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे और ठ लिखेंगे। ठीक है। वंदना शब्द अगर हमें लिखना हुआ तो ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिखेंगे, वंदना। ठीक है। फिर पंथ, पंथ शब्द है तो हम इसमें लिखेंगे प पे अनुस्वार और थ, प पे अनुस्वार और थ। फिर अगर संचय शब्द है, संचय शब्द है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको स पे अनुस्वार लगाएंगे और फिर चय लिखेंगे। ठीक है। हिंदू यदि लिखना हुआ तो हिंदू इस तरह से नहीं लिखते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे अनुस्वार लगा के लिखते हैं। ठीक है। अब आप संशय शब्द अगर लिखना होगा आपको तो संशय शब्द इस प्रकार लिखेंगे कि संशय, और इसको जो है आप लिखते वक्त इसमें शुद्ध रूप में लिखने के लिए संशय में श में अनुस्वार लगा दीजिए, फिर तालव्य श लिखिए और फिर य लिखिए। ये कुछ आपको उदाहरण दिए गए जो कि अनुस्वार के हैं। अब हम लोग कुछ अनुनासिक के उदाहरण जानेंगे कि अनुनासिक कैसे लिखे जाते हैं और उनको किस तरह से उच्चारण उनका किया जाता है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं बांसुरी, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, बांसुरी। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, चंद्रबिंदी लगा दिया। अब अगला है शब्द यहाँ पे जैसे कि आँख, आँख शब्द है, आँख शब्द को ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि हम लिखेंगे इसमें चंद्रबिंदी लगा के आँख। ठीक है। आँख शब्द हमने लिखा, ऊपर चंद्रबिंदी लगाया आँख में। ठीक है। अब आप देखिए अगला शब्द हम लोग लिखते हैं, अगला शब्द ऊँट। ऊँट यदि हमें लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऊँट लिखना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसमें चंद्रबिंदी लगा के लिखेंगे ऊँट। ठीक है। और उसके पश्चात हंसना, या आप देखिए हंसना लिखेंगे, यहाँ अगर हंसना कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है और इसको हम लिखेंगे हंसना। यहाँ पे देखिए अर्थ भी अलग हो जाता है, हंस और हंस दोनों का अर्थ भी अलग हो जाता है। यहाँ आप देखिए एक ये इसमें हंस शब्द है जो कि एक यहाँ हंस शब्द है जो कि एक पक्षी का प्रतीक है और पक्षी इसका अर्थ है एक पक्षी, और अगर हंस लिखते हैं तो इसका अर्थ है क्रिया। ठीक है। हंस यदि लिखते हैं तो ये पक्षी है और हंस लिखते हैं तो ये एक क्रिया है। तो आप देखिए अनुस्वार और अनुनासिक से कितना अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अब अंगुली आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अंगुली इस तरह से लिखेंगे। अंगुली को लिखने के लिए आ पे अनुस्वार लगाएंगे, गु और ली। ठीक है। ये आपका अनुस्वार युक्त अनुनासिक युक्त शब्द है। आ पे अनुनासिक लगाएंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे ग पे छोटा ऊ और ली। मक्खियाँ, मक्खियाँ यदि लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, मक्खियाँ को इस प्रकार से लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे म आधा का ख और यहाँ चंद्रबिंदी हम लगा देंगे। ठीक है। अब अगला है साँच, साँच शब्द है तो हम इसमें करेंगे साँझ, साँझ ये शुद्ध शब्द है साँझ। सांस,
सांस यदि लिखना हो तो हम सांस लिखेंगे चंद्रबिंदी लगा करके, यानी कि अनुनासिक। हंसमुख, हंसमुख शब्द है तो यहाँ पे हम लगाएंगे, एक अनुस्वार की बजाय हम इसको अनुनासिक लगा के लिखेंगे और शब्द बनेगा हंसमुख, हंसमुख। ठीक है, हंसमुख शब्द बना। अब हड्डियाँ, हड्डियाँ शब्द है, हड्डियाँ। यहाँ पे ये हड्डियाँ शब्द जो लिखेंगे हम, यहाँ पे हम हड्डियाँ को लिखते वक्त चंद्रबिंदी लगा के लिखेंगे। हड्डियाँ, ये हो गया आपका हड्डियाँ। बहुवचन के लिए भी हम हमेशा अनुनासिक का प्रयोग ही करते हैं। जब हम बहुवचन लिखते हैं तो हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि ऊंचाई आपको लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे? ऊंचाई शब्द लिखने के लिए ये नहीं लिखेंगे। ऊंचाई शब्द हम लिखेंगे कैसे? ऊंचाई चंद्रबिंदु लगा के लिखना है हमको, ऊंचाई। ठीक, इस तरह से कुछ शब्द आपने जाने। अब 5 शब्द है, 5 शब्द है, 5 शब्द में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग हम करते। 5 कैसे लिखेंगे? 5 में भी हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करके लिखेंगे, ये अनुस्वार है। ठीक है, अब उसके बाद आपको मांस, मांस लिखने के लिए भी अनुस्वार का अनुनासिक का प्रयोग करना होगा। आंगन, आंगन में भी अनुनासिक का प्रयोग करके हम लिखेंगे आंगन। और उसके बाद पांचवा, पांचवा में अनुनासिक ऊपर भी लगेगा और यहाँ पे भी हम लगाएंगे पांचवा शब्द, इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ शब्द में बहुवचन है। बहुवचन को दर्शाने के लिए भी अनुनासिक का प्रयोग हम करते हैं। अंधेरा, अंधेरा शब्द है, अंधेरा में अनुनासिक का प्रयोग करके लिखेंगे अंधेरा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चाँद शब्द है, चाँद शब्द जो है इसमें भी अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। फिर आप अगला शब्द देखिए कि बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा ये शब्द है। ठीक है, बंटवारा। अब आप यदि कटीला लिखना है आपको तो आप कटीला कैसे लिखेंगे? चंद्रबिंदी लगा के ये लिखेंगे। अगर आप इसमें अनुस्वार लगा देंगे तो उसका उच्चारण गलत हो जाएगा, कंटीला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते। इसके बाद नदियाँ शब्द है, नदियाँ, यहाँ हम अनुस्वार उसके बहुवचन रूप को दिखाने के लिए अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। फिर आप इसमें देखिए कि ऊंचाई यदि हमें लिखना हो तो ऊंचाई लिखने के लिए हम ऊंचाई में यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा करके ये लिखेंगे। ठीक है, ऊंचाई। हाँ, और उसके बाद जो है आपको यदि जहाँ शब्द लिखना हो, जहाँ, तो आप यहाँ पे चंद्रबिंदी का प्रयोग करेंगे। फिर जांच यदि लिखना हो तो हम जांच के लिए यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा के जांच। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों में यदि आप अनुस्वार लगा देते हैं तो उनका उच्चारण भी सही नहीं होगा और ये वर्तनी के रूप से भी अशुद्ध माना जाएगा। तो इनको जो है हमें अनुस्वार की जगह शुद्ध अनुस्वार का ही प्रयोग करना है और अनुनासिक की जगह हमें शुद्ध रूप से अनुनासिक का ही प्रयोग करना है। हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। जैसे कि खंड यदि लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? खंड शब्द यदि लिखना है, कुछ अनुस्वार और अनुनासिक का हम कुछ अभ्यास के रूप में कर लेते हैं। जैसे यदि हमको खंड लिखना हुआ तो हम लिखेंगे ख
और ऊपर बिंदी और ड, खंड, ये है अनुस्वार का प्रयोग। इसी तरह से अगर अंगूठी लिखनी हुई तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे, अनुनासिक लगाएंगे और अनुनासिक के साथ में हम लोग लिखेंगे अंगूठी। हाँ, और उसके बाद यदि संवारना लिखना हुआ तो हम यहाँ अनुनासिक लगा करके संवारना लिखेंगे। और यदि घूंघट लिखना हुआ तो यहाँ पे अनुनासिक लगा के हम लिखेंगे घूंघट। उसके बाद यदि हमें लिखना है कि अंधेरा लांघन जांच, जांच कहीं, कहीं यदि लिखना है तो हम यहाँ पे अनुस्वार नहीं अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुनासिक नहीं लगाएंगे। ठीक है। और यदि हमें अगर पाँव लिखना है तो हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।